दोस्तों सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हम बात करने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के उस भाषण की जो उन्होंने कोसली की नामांकन सभा में दिया। कोसली में आज राव इंद्रजीत सिंह के चहेते अनिल डहीना ने अपना नामांकन जमा किया है। आज नामांकन की अंतिम तारीख थी। अंतिम तारीख तक पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ अनिल डहीना ने अपना नामांकन जमा किया है। इसी तरह राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन से टिकट लेकर आए डॉक्टर कृष्ण कुमार ने भी बाउल विधानसभा सीट से अपना नामांकन जमा किया है। राव इंद्रजीत सिंह दोनों जगह पहुंचे, दोनों जगह अपने साथियों के नामांकन जमा करवाए, दोनों जगह अपने समर्थन से टिकट लेकर आए उम्मीदवारों के नामांकन जमा करवाए। राव इंद्रजीत सिंह का दोनों जगह पहुंचना और दोनों उम्मीदवारों के समर्थन में भाषण देना उन्हें निश्चित रूप से ताकत देगा, क्योंकि उम्मीदवारों से ज़्यादा बड़ी पहचान राव इंद्रजीत सिंह की है। उम्मीदवारों से कहीं ज़्यादा बड़ा कद राव इंद्रजीत सिंह का है। और सच तो ये है कि राव इंद्रजीत सिंह की कदकाठी के सहारे ही दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदें परवान चढ़ने की संभावना है। अगर राव इंद्रजीत सिंह को माइनस करेंगे तो दोनों उम्मीदवार कहीं नहीं ठहरेंगे, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह अगर ताकत लगाएंगे तो दोनों उम्मीदवार पूरी ताकत के साथ मैदान में नजर आएंगे। अब बात करते हैं राव इंद्रजीत सिंह के भाषण की। दोस्तों, कोसली में दिया गया उनका भाषण मेरे वीडियो के अंत में आप सुन सकेंगे। आवाज़ थोड़ी कम समझ में आ रही है, इसलिए खुद ही मैं उनकी बात बहुत साफ गोई से आपको बता रहा हूँ। राव इंद्रजीत सिंह के भाषण का सार सिर्फ यही था कि दक्षिण हरियाणा की हमेशा उपेक्षा होती रही है और दक्षिण हरियाणा हमेशा ताकत देता रहा है। उन्होंने सीधे सपाट शब्दों में भाजपा हाईकमान तक ये बात पहुँचाने का प्रयास किया। कई बार वह ये बात कह चुके हैं। उन्होंने साफ शब्दों में आज फिर कहा कि भाजपा अगर सत्ता में आई थी तो भाजपा को ताकत देने का काम इस अहिरवाल बेल्ट ने किया। भाजपा अगर 2014 में सत्ता में आई और 2019 में सत्ता में आई तो इसी अहिरवाल बेल्ट की बदौलत सत्ता में आई, क्योंकि अहिरवाल बेल्ट ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा ताकत दी। तो बदले में अहिरवाल बेल्ट यानी दक्षिण हरियाणा भी भारतीय जनता पार्टी से बड़ी उम्मीद कर रहा है। राव इंद्रजीत सिंह ने अहिरवाल से अलग हट करके पूरे दक्षिण हरियाणा की बात की और भाजपा को यह समझाया कि दक्षिण हरियाणा की ताकत की बदौलत ही भाजपा सत्ता में है। जब दक्षिण हरियाणा ताकत देता है तो दक्षिण हरियाणा को कुछ पाने का हक भी है। राव इंद्रजीत सिंह ने ऐसा कह करके एक तरह से स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि दक्षिण हरियाणा का कद बढ़ना चाहिए, दक्षिण हरियाणा को राजनीति में भागीदारी बढ़नी चाहिए और दक्षिण हरियाणा की राजनीति में ताकत बढ़नी चाहिए। राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री पद के लिए अब वो बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं, क्योंकि अमित शाह नायब सैनी को चेहरा बना चुके हैं, लेकिन वह कहीं न कहीं अपनी दबी इच्छा सार्वजनिक रूप से प्रकट कर रहे हैं। रेवाड़ी में जब उन्होंने नामांकन जमा करवाया था लक्ष्मण यादव का, उस अवसर पर भी ये कहा था कि जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है। अब जब तीसरी बार भाजपा सत्ता में आने का प्रयास कर रही है तो राव इंद्रजीत सिंह के समर्थकों को टिकटें दी है। राव इंद्रजीत सिंह के कई समर्थकों को टिकटें दे दी हैं। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि राव इंद्रजीत सिंह ताकत लगा करके एक बार फिर भाजपा की नवैतरणी पार लगवाएंगे। राव इंद्रजीत सिंह इसी कारण अपने समर्थकों को संबोधित करते समय बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि ताकत मिलेगी। वैसे ये भी बता रहे हैं कि उनकी उम्र 74 साल हो चुकी है। वह युवा नेतृत्व को आगे ला रहे हैं। अनिल डहीना का नाम लेकर कहते हैं कि युवा चेहरा है, इसलिए उन्होंने टिकट दिए। उन्होंने वादा किया था कि वह युवाओं के नेतृत्व को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया भी है। दोस्तों, राव इंद्रजीत सिंह की एक खास बात और बता दें, नामांकन जनसभा में उन्होंने अपने भाई का जिक्र भी किया। उनके भाई यादवेंद्र सिंह कांग्रेस में हैं, लेकिन कांग्रेस ने उनकी टिकट पर कैंची चला दी। कांग्रेस ने जगदीश यादव को टिकट दी है। पूर्व मंत्री जगदीश यादव ने भी आज ही अपना नामांकन जमा किया है। लेकिन खास बात ये, राव इंद्रजीत सिंह ने अपने छोटे भाई का जिक्र करते हुए मंच से ही कहा है कि छोटे भाई को टिकट नहीं मिली, कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दी। शायद इसलिए नहीं दी कि वह 2 बार के हारे हुए हैं। साथ साथ राव इंद्रजीत ने कारण भी बताया, लेकिन वह ये कहना नहीं भूले कि भाई राव यादवेंद्र सिंह के समर्थक अब उम्मीद है कि हमारी मदद करेंगे। जो है राव यादवेंद्र को टिकट नहीं मिली तो अनिल डहीना के साथ वो लोग जुट जाएंगे। सीधा संकेत है कि अब राव यादवेंद्र सिंह यानी कि रामपुरा हाउस के जो पुराने परंपरागत समर्थक हैं वह मिल करके अनिल डहीना के साथ जुटेंगे। इसी को अनिल डहीना की ताकत कह सकते हैं। इसी ताकत का सामना करने के लिए कांग्रेस ने पूर्व मंत्री जगदीश यादव को मैदान में उतारा है। इसी बंधी मुट्ठी की ताकत का सामना करने के लिए
कांग्रेस की ओर से सामने मैदान में है पूर्व मंत्री जगदीश यादव। जगदीश यादव ने भी आज पूरे दमखम के साथ अपना नामांकन जमा करवाया है, पूरा शक्ति प्रदर्शन किया है। अनिल डहीना ने जनसभा में जितनी भीड़ जुटाई, उसी तरह जगदीश यादव ने भी भीड़ जुटाई। मुकाबला कांटे का रहने वाला है, मुकाबला रोचक रहने वाला है। हमारे लिए ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। पत्रकारिता में हमें यह नैतिक अधिकार भी नहीं है, जब बराबरी के पहलवान लड़ रहे हो तो हम किसी एक के बारे में जीत की संभावना प्रकट करें। कुछ दिनों में अगर स्थिति ज़्यादा स्पष्ट हुई तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो बंद मुट्ठी है, फिलहाल तो दोनों पहलवानों को हम पूरे मुकाबले में कह सकते हैं, दोनों एक दूसरे को हराने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन हमने बात राव इंद्रजीत सिंह की आपको बतानी थी। राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री पद का एक बार फिर सपना दिखा रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने यह संभावना जता दी है कि राव यदवेंद्र को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिए तो उनके समर्थक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनिल डहीना का समर्थन करेंगे। अब बावल की बात करते हैं। बावल में भी डॉक्टर कृष्ण कुमार भारतीय जनता पार्टी के रूप में मैदान में उतरे हैं। राव इंद्रजीत सिंह की सहयोग से, राव इंद्रजीत सिंह की मदद से उन्हें टिकट मिली है। डॉक्टर कृष्ण कुमार ने स्वास्थ्य विभाग के निदेशक पद से इस्तीफा देकर के राजनीति में प्रवेश किया है। राव इंद्रजीत सिंह के परिवार से वह पुराने जुड़े हुए थे। एक समय था जब स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल ऑफिसर थे, तब डॉक्टर एम.एल. रंगा, जो उनके प्रतिद्वंद्वी हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वह स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहते थे। समय की बात है, तब के स्वास्थ्य राज्य मंत्री के सामने तब के मेडिकल ऑफिसर, तब के एमओ डॉक्टर कृष्ण कुमार मुकाबला करने उतरे हैं। ये मुकाबला भी बावल में रोचक होने वाला है। इस मुकाबले को हम दूसरी दृष्टि से देखते हैं। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ताकत लगेगी, दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह की ताकत लगेगी। बावल और कोसली के मुकाबले में हम इसी तरह देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बावल का और कोसली का मुकाबला भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव इंद्रजीत सिंह की ताकत का है। दोनों जगह दोनों बड़े खिलाड़ियों की ताकत तोली जाएगी, क्योंकि दोनों ने ही अपने अपने समर्थकों को यहाँ पर टिकटें दिलवाई है। भारतीय जनता पार्टी ने राव इंद्रजीत सिंह पर भरोसा किया है बावल और कोसली में। इसी तरह कांग्रेस ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने डॉक्टर एम.एल. रंगा और जगदीश यादव पर भरोसा जताया है। दोनों ही मजबूत हैं, दोनों ही पार्टियां मजबूत है, दोनों के ही खिलाड़ी मजबूत हैं। देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, हमें इसके लिए इंतजार करना होगा। मतदान से पहले शायद ही कुछ कहना संभव हो, क्योंकि कांटे का मुकाबला रहने वाला है। आप अपनी स्क्रीन पर बावल और कोसली चारों उम्मीदवारों के नामांकन देख सकते हैं। चारों ने अपने नामांकन आज जमा करा दिए हैं, क्योंकि बावल और कोसली की खास बात यह भी है कि टिकट सबसे लास्ट में जो यहाँ के उम्मीदवारों को दी गई है। मुकाबला इतना पेचीदा था, उम्मीदवार इतने अधिक थे, पार्टियों ने उम्मीदवारों को टिकट देते समय बेहद सावधानी बरती है, बेहद गोपनीयता बरती है। एक दिन पहले ही उम्मीदवारों तक ये संदेश भेजा गया कि तैयार रहिए, 12 सितंबर को आपको नामांकन करना है। इसलिए आनन फानन में अंतिम समय में दोनों पार्टियों ने अपने इन चारों उम्मीदवारों को टिकटें दी है। रेवाड़ी विधानसभा सीट का फैसला पहले हो चुका था। रेवाड़ी विधानसभा चुनाव के बारे में आप सुन चुके हैं। दोनों ही पार्टियों ने दोनों स्थानों पर उम्मीदवारों को अंतिम समय में टिकट दी है। ऐसा इसलिए था क्योंकि दोनों ही पार्टियों को बगावत का डर था। जगदीश यादव और यादवेंद्र सिंह के बीच टिकट की लड़ाई चल रही थी कांग्रेस में। यादवेंद्र सिंह टिकट की बाजी हार गए, जगदीश यादव टिकट की बाजी जीत गए और आज पूरे दमखम के साथ उन्होंने नामांकन भराए। और इसी तरह बावल में डॉक्टर एम.एल. रंगा और नीलम भगवाड़िया के बीच टिकट की लड़ाई चल रही थी। अंतिम समय तक नीलम भगवाड़िया इस दौड़ में आगे दिखाई दे रही थी, लेकिन 2 दिन पहले डॉक्टर एम.एल. रंगा ने जो दाव चला वह ऐसा साबित हुआ कि उसने टिकट की दौड़ में सबको पीछे छोड़ दिया। नीलम भगवाड़िया इस दौड़ में पिछड़ गई। डॉक्टर एम.एल. रंगा से भी हमने विशेष बात की है, जगदीश यादव से भी हमने विशेष बात की है। दोनों की बातचीत अगले वीडियो में, दोनों के इंटरव्यू हम अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। दोनों बताएंगे कि वो क्या कुछ करने वाले हैं, बावल और कोसली के लिए उनका क्या विजन है, अगर वे विधायक बनते हैं तो बावल और कोसली के लिए क्या करेंगे। आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, कल हम आपको दोनों की बातें सुनाने का प्रयास करेंगे। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं और आप राव इंद्रजीत सिंह का भाषण सुन सकते हैं। आवाज़ थोड़ी कम समझ में आ रही है, इसलिए मैंने चीज़ों को वीडियो में पहले ही स्पष्ट कर दिया है। असुविधा के लिए खेद है। धन्यवाद। फैसला बहुत लेट हुआ, ये मैं मानता, लेकिन बड़ी मंथन के बाद ये फैसला किया गया है। और हमारे से ज्यादा शायद कांग्रेस वाले को चिंता होगी, क्योंकि तो हमारी टिकट का फैसला होने के बाद वो कल रात तक ही अपनी टिकट बांटने बोल रहे थे। मैं आज से कुछ दिन पहले धन्यवाद करने के लिए कोसली आया था,
आसपास के गांव भी लोग थे, बहुत भारी भीड़ थी। और मैंने एक कहा था उस टाइम के ऊपर कि अगर मेरा बस चला, और क्योंकि मैं आज 74 साल का हो चुका हूं, तो आने वाले समय के अंदर जवान पीढ़ी को बशारत देने के लिए अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने सुनी, और यहां से भी आपको एक जवान नुमाइंदा भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर पेश किया। ये सब जानते हैं कि ये ईमानदार है, खाते पीते खानदान से आता है। अगर खाली पेट वाला आता तो क्या पता क्या कर देता राजनीति के अंदर घुसने के लिए, लेकिन इसका तो पेट भरा हुआ है। और नम्र है। आप लोगों का काम करने के लिए मैं समझता हूं इससे बेहतरीन आज के दिन कोई शख्स हो सकता है, लेकिन क्योंकि पार्टी ने इसको टिकट दिया है, इसलिए हम इसको आज के दिन अपनाएं। ये आपको करना चाहिए, आप लोगों के बीच के अंदर आया हूं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यहाँ पर अनेक साथी बैठे हैं, और मेरे को भी 11 साल हो गए, 10 साल हो गए पार्टी के अंदर। कई लोग यहाँ पे बैठे हैं जो 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, सिर्फ 4 साल तो शायद 20 साल 25 साल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, लेकिन 10-12 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी, इसकी ताकत हरियाणा के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ी है। हमने बढ़ाई, इस क्षेत्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देकर भारतीय जनता पार्टी की ताकत बनाई। 2 बार अगर 70 भारतीय जनता पार्टी हुई है तो आप लोगों के सहयोग की वजह से हुई है, नहीं तो इसके लिए हरियाणा के अंदर इतिहास के ऊपर आप नजर दौड़ा करके देखो, ज्यादा से ज्यादा 11 हुआ करते थे और कम से कम 2 हुआ करते थे। इसके बीच में एक तरफ नफरी मिली जाती थी जब से हरियाणा में, जब से और नरेंद्र भाई मोदी बने प्रधानमंत्री और मैंने ज्वाइन करी भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथियों के साथ जब हम गिरे तो भाई 2 बार भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ के अंदर सत्तासीन हो गई। हो सकता है कि तीसरी बार के अंदर कमजोरी दूसरी बार में आगे हो, लेकिन हमारे यहाँ पर कमजोरी दूसरी बार भी नहीं है। ये पत्रकार बंधु हमारे साथीगण जब इंटरव्यू लेते हैं तो पूछते हैं कि तुम लोगों ने 2 बार सरकार बनाई, लेकिन तुम्हारी क्या वाजिब पूछ हुई? और मैं आज आपको कहना चाहता हूं, इनको जवाब देना चाहता हूं कि मैं नया था, भारतीय जनता पार्टी में नए को परख करके ही कुछ न कुछ आगे बढ़ाने का मौका देंगे। और इस समय जिन लोगों ने हमारे बीच के अंदर भी दरार डालने की कोशिश करी थी, वो पार्टी ने समझते हुए आज के दिन इस तरह का फैसला किया है कि हमारे यहाँ के अंदर आने वाले 5 साल के अंदर कोई दरार पार्टी के बीच के अंदर और हमारे साथियों के बीच के अंदर या पब्लिक के बीच के अंदर कोई डालने वाला ना हो। पार्टी ने फैसला किया है, और जब पार्टी ने सही फैसला किया है, जब पार्टी ने सही फैसला किया है, तो मैं आपसे और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से ये कहना चाहता हूं कि मैं भी सुनता है, अपने मतदाताओं से सुनता है। भारतीय जनता पार्टी के पास आते देश के शीर्ष नेतृत्व वाले वो भी मेरे को बताते हैं कि ये चर्चा रहती है जब जाते तुम्हारे दक्षिणी हरियाणा के अंदर कि पार्टी वाले इंद्रजीत सिंह के आदमियों को भी पूछते हैं और इंद्रजीत सिंह के आदमी पार्टी वालों को भी पूछते हैं। की शिकायत आ रही है, तो मैं आप सभी को कहता हूँ, पार्टी वालों को भी कहता हूँ, पुराने साथियों को भी कहता हूँ कि 10 साल हमारे को भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो गए।
आप लोगों ने हमारी कार्यशैली दी है, हमने किसी का घर नहीं लूटा, हमने किसी का बिगाड़ा नहीं। हम तो सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि दक्षिणी हरियाणा का महत्व बढ़े, और इसके बाद आज के बाद इस इलेक्शन के बाद कोई यूं नहीं देगी कि भारतीय जनता पार्टी का था और ये नया आया हुआ फिर के 36 आदमी को हमारे लिए काम करना पड़ेगा। जब जाके अगले 5 साल के अंदर 70 सीट दोबारा से हो पाएंगे, दोबारा से हो पाएंगे। इसलिए आज के बीच मैं कहना चाहता हूं कि आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, जो देहात में रहने वाला होता है उसने सबने सुना है कि 10 साल के बाद तो कूड़ी का भी नंबर आता है। 12 साल के बाद कूड़ी का नंबर आ जाता है, और आज फास्ट ट्रैक हो गए। तो 12 साल के बाद अगर कूड़ी का परंपरा के तौर पे लोग कहते हैं कि नंबर आ जाता है, तो क्या हम कूड़ी से गए गुजरे हैं? क्या हम 2 बार सरकार बनाई है और तीसरी बार बना सकते हैं? क्या पार्टी तीसरी बार जब सरकार बना देंगे इस क्षेत्र को पूछेगी कि नहीं पूछेगी, बैठकर देगी कि नहीं देगी? मिला है, लेकिन आप लोग एक ऐसी जगह के ऊपर खड़े हुए हो जिनकी भूमिका निर्णायक होगी। आप लोगों ने फैसला यह करना है कि अगली बार 70 सीट रोहतक वाले होंगे या अगली बार 70 सीट रोहतक वाले नहीं होंगे। ये फैसला आप लोगों को लेना पड़ेगा, मिलकर के लेना पड़ेगा। क्या ये आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र का महत्व बढ़े, तो आप लोगों को अनिल को जिता करके भेजना पड़ेगा। यही रास्ता है, और जो मेरे साथ रहा हो वो तो आज भी है, हो सकता है उसके बाल सफेद हो गए हो, उसके बच्चे बोलते भी आज के दिन मेरे साथ है, उनके साथ रहे, मैं मानता हूं। लेकिन मैं आज अपील कर रहा हूं सभी से, छत्तीस जाति के लोगों से, कि अगर आप मेरे साथ नहीं भी, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं भी हैं, तो आज के दिन अपना मन परिवर्तन करो। आने वाले समय के अंदर हमारा भी नंबर आएगा और आप लोगों के पूरे काम होंगे। इस तरह से लक्ष्मण सिंह यहाँ के आप अगले चुने 5 साल तक हमारे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहब नहीं आए। ये काम मैंने करवाना रिवाज ये बहुत में ये मेरे वेली के अंदर, लेकिन नहीं है। चाहे मैं उसके बाद जाया करते थे, उनकी बात नहीं सुनी गई। आज मैं आपको कहने वाला हूं कि मैं रिटायरमेंट से पहले ये चाहता हूं कि हरिवाल क्षेत्र के 4 चांद लगे, उसके अंदर वो आप लोगों का सहयोग करेंगे। अरे लक्ष्मण सिंह के भाई रिश्तेदारी के अंदर तो में लक्ष्मण सिंह की भी वोट डलवाने का काम साहब को हमने हारा है।